हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और कौन कौन सा क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है सारा का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। क्योंकि जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ संसद से इतना क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस अगर संसद से नेक्स्ट एग्ज़ाम में आए तो उसको आप डेफिनेटली करके आएँ। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो और उसको आप अच्छी तरह से देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संसद के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं और उसके बाद हम सब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो संसद है उसके बारे में सबसे पहले याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो भारतीय संसद है उनके कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि जो भारतीय संसद है उसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो अनुच्छेद 79 के तहत। चलिए, उसके बाद याद रखना है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि जो राज्यसभा है उसे उच्च सदन कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है कि उच्च सदन एक्चुअल में किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। और याद रखना है कि जो राज्यसभा होता है इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व होते हैं। मतलब जो राज्य होता है, ठीक है, और जो संघ राज्य मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उस क्षेत्रों के जो है प्रतिनिधित्व जो है राज्यसभा में बैठते हैं। जबकि लोकसभा के बारे में याद रखना है कि जो लोकसभा है उसे निम्न सदन कहा जाता है और इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित लोग का प्रतिनिधित्व होता है। मतलब जो लोकसभा है उसमें जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो एक्चुअल में जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा जो है ये निर्वाचित होते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ये लोगों का क्या है? प्रतिनिधित्व है। ठीक है, लोगों का ये प्रतिनिधि करता है कहाँ पे? लोकसभा में। चलिए, नेक्स्ट याद रखना है यहाँ पे याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वो संसद में बैठता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि संसद जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन? तो पहला हो गया, आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति, दूसरा हो गया लोकसभा और तीसरा हो गया राज्यसभा। तो ये तीनों से मिलकर बनता है हमारा संसद। लेकिन जो राष्ट्रपति है वो याद रखना है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और साथ ही ये किसी भी संसद में नहीं बैठता है। मतलब ये ना तो आपको लोकसभा में बैठे इसको देखेंगे, ना ही राज्यसभा में इसको बैठे देखेंगे, और ये किसी भी सदन का सदस्य भी नहीं है। लेकिन ये याद रखना है कि संसद इनसे मिलकर बनता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति नहीं होंगे तो संसद कंप्लीट नहीं होगा। संसद कंप्लीट होने के लिए राज्यसभा, लोकसभा और मतलब कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति चाहिए, तभी संसद इन तीनों से मिलकर बनता है। तो एक्चुअल में राष्ट्रपति को क्यों शामिल किया गया है संसद में? तो ऐसा इसलिए है, तो यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। मतलब कोई भी विधेयक आया, ठीक है, विधेयक मतलब कोई भी अगर कानून बनाना है तो वो पहले क्या होता है कि दोनों सदन मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा से पास होता है। ठीक है, ये लोकसभा से पास होने के बाद आता है किसके पास?
राष्ट्रपति के पास। तो ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब इस पे साइन कर देगा, मतलब कि इस पे हस्ताक्षर कर दिया, तब उस विधेयक को जो है स्वीकृति मिल जाता है और वो विधेयक फिर क्या बन जाता है, विधि बन जाता है, मतलब एक कानून बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य इसको समझा जाता है, मतलब संसद का भाग जो है ये राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि इनके बिना कोई कानून बन ही नहीं सकता। चलिए अब हम देखेंगे संसद से संबंधित कुछ MCQ जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट MCQ है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो याद रखना है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो इसके 2 सदन होते हैं। ठीक है, कितने सदन, 2 सदन। कौन कौन, एक हो गया राज्यसभा और दूसरा हो गया लोकसभा। ठीक है, तो ये 2 सदन है किसके, संसद के। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे किस नाम से जाना जाता है, संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का अस्थाई सदन कौन सा है। तो अस्थाई सदन कौन सा होता है, याद रखना है कि जो राज्यसभा होता है वो एक अस्थाई सदन होता है। ठीक है, मतलब ये कभी भी भंग नहीं होता है, राज्यसभा। उसके बाद है कि संसद के कितने सत्र होते हैं। तो याद रखना है कि संसद के कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। तो ये 3 सत्र होते हैं, मतलब हो गया उपयुक्त सभी। तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा भी कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा। तो प्रतिनिधि सभा मतलब ये हुआ कि किस सदन में जो है, जो वहाँ का प्रतिनिधि होता है वो जनता द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित होता है। तो मैंने अभी तो बताया था कि जो लोकसभा होता है वहाँ का जो सदस्य होता है वो डायरेक्ट किसका प्रतिनिधि करता है, जनता का प्रतिनिधि करता है, मतलब वो डायरेक्टली जनता के द्वारा ही चुन के आता है, कहाँ पे, लोकसभा में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। तो याद रखना है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है, लोकसभा। तो लोकसभा क्यों होता है, क्योंकि ये जनता के द्वारा जो है डायरेक्ट यहाँ पे इनके सदस्य चुन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और सदनों से मिलकर बनेगी। तो मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है कहा गया है कि भारत के लिए या संघ के लिए एक संसद होगा, और ये संसद किससे बनेगा, राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। तो ये 79 में, ठीक है, 79 में, अनुच्छेद 79 में यह बात कहा गया है कि भारतीय संविधान में एक संसद होगा जो कि राष्ट्रपति और दो सदनों मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः कौन सा होता है। तो देखिए, निम्न सदन किसको बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को, और उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन हो गया राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, मतलब संसद को कौन भंग कर सकता है। तो देखिए, संसद को जो भंग कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है। तो याद रखना है कि भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो किससे, न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो याद रखना है कि संसद का जो दोनों सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, उसका जो संयुक्त अधिवेशन होता है, मतलब एक साथ जब अधिवेशन होता है तो उसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो वहाँ का अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, संसद के जो संयुक्त बैठक होते हैं वहाँ पे संबोधित करने के लिए कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति आते हैं।
जबकि दोनों संयुक्त बैठक का अगर पूछा जाए अध्यक्षता कौन करेगा तो वो लोकसभा अध्यक्ष, और संबोधित कौन करेगा तो वो राष्ट्रपति करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है। तो याद रखना है कि संसद की जो कार्यवाही सूची होता है उसका प्रथम विषय क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। तो याद रखना है कि अस्थायी संसद जो है भारत में कब तक अस्तित्व में रहा था, तो ये रहा था 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था। तो याद रखना है कि जो भारत का संसद है उसका उद्घाटन कब हुआ था, 1927 ईस्वी में। आपको बताने कि ये 1927 में, उसमें भारत के वायसराय कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि भारत के वायसराय कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। तो याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों का जो सत्रावसान है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो याद रखना है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो वो किसे कहा जाता है, याद रखना है मंत्री के अलावा जो अन्य प्रत्येक संसद होते हैं उन्हें याद रखना है कि गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। ठीक है। उसके बाद है किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है, कि कोई भी संसद का सदस्य है तो वो उस पद के लिए अयोग्य है घोषित करना है, तो ये इसका जो है निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति ही लेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित किया जाता है। तो याद रखना है कि भारत का जो संसद का जो संयुक्त बैठक है उससे क्यों आयोजित किया जाता है, तो उसका आयोजन करने का रीज़न क्या है कि उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद है। मतलब याद रखना है कि जो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है वो इसलिए होता है कि कोई विधेयक अगर है, मान लेते हैं उस पर लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा, इनमें से कोई भी अगर इस पे नहीं मान रहा है इस विधेयक को पास करने के लिए, ठीक है, मान लेते हैं लोकसभा ही नहीं मान रहा है, तो फिर क्या होगा, दोनों का संयुक्त बैठक करा लिया जाएगा और तो यही बात पे फिर चर्चा होगी कि इसको पास करना है या नहीं। तो किसी भी विधेयक को, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसलिए यहाँ पे क्या बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली का भारत की देन है। तो मतलब कौन सी जो प्रथा है वो भारत की देन है संसदीय प्रणाली में। तो जो शून्यकाल होता है वो भारत की देन है। ठीक है, भारत के द्वारा ही शून्यकाल आरंभ किया गया है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त समझी जाती है, यदि वह बिना सदन को सूचित किए उपस्थित रहता है। कितने दिनों तक, अगर कोई सदस्य 60 दिनों तक संसद को सूचित किए बिना जो है अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो सदस्यता है वो क्या समझा जाएगा, वो सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की संसद में कौन कौन शामिल है। तो भारत की संसद में याद रखना है 3 शामिल होता है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राष्ट्रपति। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारण करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 105 जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संसद का अन्ययन भाग नहीं है। तो संसद का कौन भाग नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति। तो संसद का भाग कौन कौन होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर ही संसद बनता है।
उपराष्ट्रपति जो है वो संसद सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए। तो एक वर्ष में कम से कम जो है 2 बार जो है संसद की बैठक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो कौन सा विधेयक जो है अलग अलग पारित होना आवश्यक है, तो वो है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, ये जो है दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो 6 महीना। याद रखना है कि संसद के जो सत्र होते हैं उनके बीच मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो है 6 महीना अंतराल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके लिए आयोजित होते हैं। तो जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो क्यों आयोजित होता है, तो इसका आयोजित होने का कारण है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों का मतभेद हो। ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो जो संसद का दोनों सदनों का, याद रखना, संयुक्त बैठक होता है वो एक्चुअल में साधारण विधेयक के लिए ही होता है। ठीक है, ये जो संयुक्त विधेयक है, याद रखना है, ये संयुक्त जो बैठक है ये कोई मान लेते हैं संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं हो सकता है, भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए नहीं होता है, वित्त विधेयक के लिए नहीं होता है। तो जो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है संसद के दोनों सदनों का, वो कोई साधारण विधेयक अगर कोई मामला है, ठीक है, तो उसके लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो ये संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाने का इस काम है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है ये संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाता है, और ये किसके लिए, साधारण विधेयक के लिए, मैंने अभी जो पहले क्वेश्चन में बताया। उसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो कब हो सकती है। तो राष्ट्रपति जब बुलाए, पहला है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद की सत्र शुरू होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त बैठक है ये कब होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो तब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है। तो याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है कि एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार और पास होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। तो उसका समाधान कौन करेगा, संसद का संयुक्त सत्र। ठीक है, संयुक्त सत्र मतलब वो दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन होगा, ठीक है, उसमें। उसके बाद है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो याद रखना है कि जो सांसदों का वेतन होगा उसका निर्णय कौन करेगा, संसद ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। तो संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग जो है वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है, जिसको कोरम बोलते हैं। तो 1/10 भाग जो है आवश्यक होता है संसद के कुल सदस्यों का, तभी उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर कोई मान लेते हैं संसदीय प्रणाली वाली सरकार है तो उसे संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, तो ये तो सही बात है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये गलत है। ठीक है, लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य क्या होता है, जिसको राष्ट्रपति चुनता है। तो लोकसभा में कितना मनोनीत सदस्य होते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। उसके बाद है कि राज्यसभा का भंग नहीं किया जा सकता, ये तो सही बात है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते, बिल्कुल। राज्यसभा के जो कुछ सदस्य हैं
वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मतलब मनोनीत सदस्य जो है वो लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। आपको बताना है लोकसभा में और राज्यसभा में कितना होता है। दोनों प्रश्नों का आंसर देना है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं और लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, जिसे राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। तो यहाँ पे पूछा था कि भारत के संसद के बारे में क्या सही नहीं है, तो सही ये वाला बात नहीं निकला, जो कि गलत हो गया। तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था। तो त्रिशंकु संसद का गठन जो है 1989 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। तो याद रखना है कि भारत की जो संचित निधि होता है उस पर धन निर्गम पर किसका नियंत्रण स्थापित होता है, तो वो भी होता है संसद का जो है नियंत्रण स्थापित होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चंस बताया और इसके पहले ऊपर में लगभग 10 क्वेश्चंस का जो है मैंने संसद के बारे में बताया, जो कि संसद से पूछा जाता है। तो टोटल 50 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने जिक्र किया 50 क्वेश्चंस का। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो जो है आपसे ना छूटे और उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख पाएँ। थैंक यू।